नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज में आपका स्वागत है और उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन के साथ मैं शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। रुड़की में भारत ज्ञान सभागाम का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह मुख्य अतिथि रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि आज उन्हें बहुत वर्ष हो रहा है कि देश भर के तमाम वैज्ञानिकों, प्रोफेसरों और छात्रों ने एक जगह इकट्ठा होकर ज्ञान विज्ञान पर चर्चा की है। उन्होंने कहा कि अगर सभी विद्वान एक जगह इकट्ठा होकर अपने अपने ज्ञान को साझा करें तो देश उन्नति की राह पर बेदारी से विश्व में एक बड़ी क्रांति आने वाली है। इसी के चलते देश को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता है। पहले मेरा आप सबको जय हिंद। आज बहुत सौभाग्य है कि आज रुड़की के अंदर में COR की तरफ से एक ज्ञान विज्ञान समारोह का आयोजन किया गया और इसमें मुझे इतनी खुशी हो रही है कि हमारे राष्ट्र के 26 स्टेट्स में से 26 स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव आए हैं, जिसमें 60 वाइस चांसलर और 600 प्रिंसिपल्स आए हैं। और सबका मकसद ये है कि किस प्रकार से हमारे राष्ट्र की जो सेकेंडरी एजुकेशन है और हमारी जो हायर एजुकेशन है, इसका जो ट्रांजिशन और गैप होता है, इसकी किस प्रकार से एनालिसिस किया जाए और किस प्रकार हायर एजुकेशन के बाद में जो कैरियर, जॉब्स और राष्ट्र का सहयोग देना है वो किस प्रकार से किया जाए। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो मंथन और चिंतन होगा उसका हमारे राष्ट्र निर्माण के ऊपर में एक गहरा असर होने वाला है, क्योंकि आज जो मैंने सुना है, आज जो मैंने यहाँ पर सीखा है, मुझे ऐसा लगता है कि हम सब ने राष्ट्र के जो सपना है, जो संकल्प है कि हम भारत को किस प्रकार 2047 के अंदर में हम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाएं, विकसित राष्ट्र बनाएं और जो हमारा एक नेचुरल प्लेस है विश्व गुरु का, उसको किस प्रकार हासिल करें। अगर ये होगा तो इसका सबसे बड़ा जो आधार है वो शिक्षा है, हमारी परंपरा है, हमारा वो गुरु और शिक्षक का जो रिश्ता है उसके मुताबिक है। आज एक चीज़ डिसाइड की कि हमारे को किस प्रकार से न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि इसमें बहुत ही सुंदरता के साथ में स्किल्स की बात की गई है, स्टेम्स की बात की गई है और किस प्रकार से हमारी भारत की सभ्यता, संस्कृति उसके साथ में कैसे हम जोड़े। ये जो आज मैंने पॉइंट्स सुने, जो आज सुझाव आए, उससे पता लगता है कि वी आर ओपन टू लर्निंग, वी आर ओपन टू रिसर्च और हम किस प्रकार से कोलैबोरेशन करें। कोलैबोरेशन, ग्लोबल कोलैबोरेशन, अपना इंटरनल कोलैबोरेशन, अपना इंडस्ट्री समाज के साथ में मिलकर किस प्रकार से अपना पूरा करिकुलम, फैकल्टी, अपने सोच विचार धारणा को बदले। ये जो गूंज है ना, ये जो COR यहाँ की जो गूंज है, ज्ञान विज्ञान जो महाकुंभ यहाँ हुआ है, इसकी गूंज बहुत दूर तक जाने वाली है, क्योंकि इसका जो सोच विचार और धारणा है अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। तो इधर हल्द्वानी के भनभूलपुरा हिंसा में नैनीताल पुलिस ने 5 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है। नगर निगम एवं 2 पुलिस की तहरीर पर कुल 3 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं। इस मामले में टीमों का गठन किया गया। CCTV एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इस पर अपडेट लेंगे, लेकिन पहले आपको बताएंगे कि जो हल्द्वानी में हिंसा हुई थी वो अब तूल पकड़ती जा रही है। उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में भी अब नजर बनाए हुए हैं। इसी कड़ी में नैनीताल पुलिस ने 5 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ इस वक्त धीरेन्द्र प्रताप उत्तराखंड से जुड़ गए हैं। सीधे उनके पास चलते हैं। धीरेन्द्र जी, जरा बताइएगा अभी की वर्तमान स्थिति क्या है और कहां से इन लोगों को गिरफ्तार किया है? बिल्कुल शीतल, देखिए उत्तराखंड के नैनीताल जिले के बनभूलपुरा में जो दंगा हुआ था उसमें पुलिस बहुत तेजी से कार्रवाई कर रही है और लगभग 3 अलग अलग FIR दर्ज की गई थी, जिसमें से 5 जो दोषी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है जी। और जो मुख्य दोषी था, मुख्य आरोपी है अब्दुल मलिक और उसके बेटे को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि अब्दुल मलिक के ही अतिक्रमण को तोड़ने वहां प्रशासन और पुलिस की टीम गई थी और अब्दुल मलिक और उसके बेटे ने सबसे ज्यादा विरोध भी किया था। इसके बाद जो नैनीताल के SSP हैं PN मीणा, उन्होंने ये कहा है कि हम CCTV फुटेज
का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जैसे जैसे उसमें से उनको इनपुट्स मिल रहे हैं उसके आधार पर गिरफ्तारियां की जा रही हैं। अगर कर्फ्यू की बात करें तो हल्द्वानी से कर्फ्यू हटा लिया गया है। अब कर्फ्यू ग्रस्त इलाके में सिर्फ बनभूलपुरा है और बहुत जल्दी प्रशासन ने ये कहा है कि स्थिति सामान्य हो रही बहुत तेजी से और बहुत जल्दी वहां से भी कर्फ्यू हटा लिया जाएगा। लेकिन जो दंगाई है उनको चुन चुन के गिरफ्तार किया जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने ये भी कहा है कि इन्हीं दंगाइयों से जो नुकसान हुआ है, जो सरकारी संपत्तियों का या किसी की व्यक्तिगत संपत्तियों का नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई भी की जाएगी। मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि इन दंगे के दोषियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाएगी जो एक नजीर बनेगी और लोग इस तरह की कृत्य करने के पहले 1000 बार सोचेंगे। धीरेन्द्र जी, अभी जो वर्तमान हालात बने हुए हैं, क्या वो बताते हैं कि आने वाले जल्दी समय में, बहुत कम समय में जो है वो स्थिति सामान्य हो जाए, जिस तरह से प्रशासन या फिर सरकार कह रही है? बिल्कुल शीतल, देखिए जिस तरह से ये घटना हुई और उसके बाद उस पर त्वरित एक्शन प्रशासन ने लिया। स्वयं वहां पे मुख्य सचिव, डीजीपी, एडीजी कानून व्यवस्था और उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं वहां पहुंचे, तो निश्चित रूप से वहां के जो समाज के लोग हैं उनका भी काफी इसमें सहयोग रहा है और इस कृत्य को बहुत जल्दी सामान्य करने के लिए प्रशासन वहां काम कर रहा है। चूंकि गिरफ्तारियां बहुत तेजी से हो रही है और पुलिस बहुत सख्त है इस मामले में, जिसको देखते हुए कहा जा सकता है कि बहुत जल्दी स्थिति वहां सामान्य हो जाएगी और बनभूलपुरा से भी कर्फ्यू हटा लिया जाएगा। हल्द्वानी से मैंने बताया कर्फ्यू हटा लिया गया है, वहां पे इंटरनेट सेवाएं जो स्थगित कर दी गई थी उसे बहाल कर दिया गया है। तो बहुत तेजी से स्थिति नॉर्मलसी की ओर बढ़ रही है। बिल्कुल, तो आने वाले समय में और क्या क्या मेजर डेवलपमेंट पुलिस के हाथ लग सकती है? क्या क्या इस मामले में जो है और पुलिस के हाथ लग सकता है? क्या ऐसी भी कोई संभावनाएं हैं? बिल्कुल, देखिए शीतल, अभी तक ये जो कांड हुआ है इसके पीछे कौन मास्टरमाइंड है, किस तरह से इतने बड़े घटना को अंजाम देने की तैयारी की गई, कौन कौन उसमें इन्वॉल्व रहा और प्रशासन की कहाँ पे चूक रही, एलआईयू या अन्य जो एजेंसियां हैं वो क्यों इस बड़े बवाल को होने से पहले भाप नहीं सकी, जबकि पुलिस का कहना है कि जनवरी में ही उनको इस तरह के कांड का इनपुट मिल चुका था। तो निश्चित रूप से इन सब की समीक्षाएं होगी पूरे प्रदेश में। इस तरह के जहाँ पे हालात है, जहाँ पे इस तरह की संवेदनशील परिस्थिति है, वहाँ पे इसको लागू किया जाएगा तो बहुत जल्दी स्थिति सामान्य होगी। लेकिन एक सवाल जो बड़ा खड़ा हुआ है कि देवभूमि जहाँ पे बेहद शांत माहौल है, भाईचारा है और इस तरह की घटनाओं का इतिहास बहुत कम है, वहाँ पे इतनी बड़ी घटना हो जाना बहुत बड़ी चुनौती, बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल। और धीरेन्द्र जी, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी सरकार पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि ये एक पक्ष को टारगेट किया जा रहा है, यही वजह है कि आज हिंसाएं देखने को मिल रही हैं। तो विपक्ष भी लगातार सरकार पर तंज कसने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल शीतल, देखिए जो दंगा इस तरह का होता है, इस तरह का फसाद कहीं होता है तो निश्चित रूप से बाद में उस पर सियासत भी होती है और हमारे देश की राजनीति में दंगों का सियासत में बड़ा अहम रोल है। वो चाहे गुजरात से लेके आप कहीं की भी बात कर ले, तो दंगे जो है चुनावी मुद्दा होते हैं। निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव होना है बहुत जल्दी और इसको सियासी मुद्दा विपक्ष बनाने की कोशिश कर रहा है और सरकार भी पूरी ईमानदारी से मेहनत से ये काम कर रही है कि उस पर ये दाग या आरोप न लगे कि कहीं न कहीं सरकार इसमें सियासत कर रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हमारे साथ उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ धीरेन्द्र प्रताप जी जुड़े हुए थे, जो बता रहे थे कि आखिर किस तरह से अभी सरकार पूरी मेहनत, पूरी ईमानदारी के साथ उत्तराखंड के अंदर काम कर रही है और जो भी उपद्रवी हैं उनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है ताकि आने वाले समय में कोई हिंसा न घटे। इंडिया अलायंस के नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने देहरादून में राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से मुलाकात की है। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को एक ज्ञापन प्रेषित किया है। ज्ञापन के माध्यम से हल्द्वानी हिंसा की न्यायिक जांच कराने की मांग की गई है। इसके साथ नैनीताल जिले के जिलाधिकारी और एसपी को तत्काल निलंबित करते हुए पद से हटाए जाने की भी मांग की गई है। वहीं ज्ञापन में राज्य सरकार के अतिक्रमण हटाओ अभियान पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण बाहरा ने हल्द्वानी हिंसा के लिए शासन प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। इस घटना को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का क्या कहना था, आइए देखते हैं। बहुत गंभीर विषय है और हमने ये कहा है कि इसमें कानूनी कार्रवाई सख्ती से होनी चाहिए और इसमें हाईकोर्ट के सिटिंग जज से इसकी जांच कराने की भी मांग हमने की है। जिस तरीके से जल्दीबाजी में एनएसए लगाने की बात की जा रही है उसका हमने उसके लिए भी कहा कि ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमको माहौल ठीक करना है, माहौल ख़राब नहीं करना है।
एक अपील मैंने ये भी करी कि मीडिया और कुछ नेताओं के द्वारा ये नैरेटिव बनाया जा रहा है कि हिंदू मुसलमानों का झगड़ा है, जबकि हकीकत यह है कि ये प्रशासन वर्सेस पब्लिक का झगड़ा है और प्रशासन की भारी चूक के वजह से ये घटना घटित हुई है। इस प्रकरण को अगर गौर से देखें तो 4 बजे के बाद ये कार्रवाई शुरू हुई, जबकि सबको पता है आजकल दिन 6:30 बजे ढक जाता है और अंधेरा हो जाता है, तो 4 बजे ये कार्रवाई करने की जल्दीबाजी क्यों की गई? एलआईयू का पुलिस का बहुत बड़ा फेलियर है, क्यों गुप्तचर ये सूचना नहीं दे पाए कि वहाँ भारी संख्या में आक्रोश और लोग इकट्ठे हो रहे हैं, क्यों ऐसा हुआ? वो कहाँ पर चूक रही? डीएम की प्रेस से भी मुझे आपत्ति है, उन्होंने ये कहा, उन्होंने 30 तारीख और 3 तारीख के कुछ फुटेज दिखाए हैं, वीडियो फुटेज और कुछ अन्य तारीखों के, कि साहब वहाँ कुछ नहीं था, माहौल शांत था। तो 8 तारीख के फुटेज क्यों नहीं दिखाए गए? और खुद कह रही हैं कि वहाँ पहले से तैयारी थी। पहले से तैयारी थी तो जानकारी क्यों नहीं थी प्रशासन को? आधी जानकारी के बाद ये कार्रवाई क्यों की गई? इस मस्जिद के मामले में, किसी भी धर्म स्थल के मामले में जब इस तरह की तोड़फोड़ की कार्रवाई कानूनी रूप से की जाती है तो वहाँ के प्रभावशाली लोगों को अपने संपर्क में लिया जाता है, उनसे बातचीत की जाती है। इस पूरे प्रकरण में ऐसा नहीं किया गया और ऐसा दिन छाटा गया जिस दिन वहाँ के मोअज़्ज़िज़ लोग, महत्वपूर्ण लोग मेरठ गए हुए थे अपने किसी बड़े गुरु के इंतकाल के बाद, तो उस वजह से वहाँ कोई नहीं था और ये प्रॉपर्टी पहले से ही शासन के अंडर में थी और शासन ने इस बिल्डिंग को सील भी किया हुआ था और सील करते समय वहाँ के जो बड़े लोग थे, प्रभावशाली लोग थे, वो उस पर उपस्थित थे। तो इसका मतलब यह है कि लोगों का कहीं इस तरीके का विरोध करने का नहीं था, कुछ लोगों ने भड़काने का काम किया, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। निर्दोष लोग जो मरे हैं उनकी परिवारों के लिए संवेदनाएं हैं, पत्रकारों को चोट लगी उनसे संवेदना है, उनको गाड़ियां जलाई गई, उनको मुआवजा मिलना चाहिए जिन पत्रकारों का नुकसान हुआ है, और पुलिसकर्मी और जो हमारे नगर पालिका के कर्मी हैं उनको भी चोटें हैं, उनके लिए भी हमारी संवेदना है। वहीं हल्द्वानी के भनभूलपुरा में अतिक्रमण के दौरान हुई घटना की शांति और सद्भावना के लिए इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं ने राजधानी देहरादून के गांधी पार्क में प्रार्थना सभा का आयोजन किया। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और हल्द्वानी के स्थानीय विधायक सुमित रिधीश संघ इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लेकर हल्द्वानी हिंसा की शांति को लेकर प्रार्थना की और कैंडल जलाकर सद्भावना व्यक्त की है। वहीं इस बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि हमने उस घटना पर अफसोस जताया है जिसमें कई लोगों की जानें गईं और कई पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि बीते दिन जो घटना हुई वो प्रशासन बनाम पब्लिक था, लेकिन उसे हिंदू मुसलमान का जो रूप देने की कोशिश की जा रही है उसे रोका जाना चाहिए। वहीं इसके साथ भाकपा माले के प्रदेश सचिव इंद्रेश मैखुरी ने कहा कि इस घटना के लिए जिम्मेदार डीएम और एसएसपी को तत्काल निलंबित कर देना चाहिए और हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में इसकी जांच बैठाई जानी चाहिए। प्रार्थना सभा रखी गई, सब धर्मों की जो शांति की प्रार्थना है उसको यहाँ हम लोगों ने दोहराया है और उस घटना पे अफसोस किया है जिसमें कई लोगों की जानें चले गई, कई पुलिसकर्मी घायल हो गए, कई कर्मचारी घायल हुए हैं, कई पत्रकार साथी घायल हुए हैं। उन सब के प्रति संवेदनाएं प्रकट की हैं, जो मृत हैं उनके लिए भी शांति की पाठ की है और हमने अपील की है शांति की कि शांति बहाल करें। अब जिस तरीके से एक संगठन के लोग एक समुदाय की दुकानें बंद करने का वो कर रहे हैं, क्योंकि कल जो घटना घटी वो प्रशासन वर्सेस पब्लिक का हुआ है, ये कोई हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन उसको वो रूप देने की जो कोशिश हो रही है उसको रोका जाना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है कि किसी भी नागरिक के प्रति कोई हिंसा ना हो, कोई भी नागरिक अपने को असुरक्षित ना महसूस करे, इसके लिए करना चाहिए। और जो चूक हुई है, आज में कई पत्रकारों ने मुझे ऐसे पत्र दिखाए जिसमें एलआईयू और कई लोगों ने उसमें अपनी रिपोर्ट्स दी हैं कि खतरनाक है इस समय सब कुछ करना और उसकी तैयारी होनी चाहिए थी। प्रशासन ने उन चीज़ों की अनदेखी की है और उसकी भी हम निंदा कर रहे हैं और हमने जो डिमांड्स थी वो हमने रखी है। हमने कहा है कि हाईकोर्ट के सिटिंग जज या जो रिटायर्ड जज हैं उनकी देखरेख में ये जांच होनी चाहिए, क्योंकि प्रशासन के लोग इसमें सम्मिलित हैं, जांच के दायरे में वो भी आएंगे और कोई प्रशासनिक अधिकारी अगर जांच करेगा तो निश्चित ही वो निष्पक्ष नहीं हो पाएगा। देखिए, ये तो हम लोगों ने शांति की अपील पहले दिन से की है और हम तो अपील कर रहे हैं कि सभी पक्ष शांति बरतें, उसमें सरकारी पक्ष भी। जो इसके लिए जिम्मेदार अफसर हैं, खासतौर पर नैनीताल जिले के डीएम और एसएसपी, उनको तत्काल निलंबित किया जाना चाहिए, उनको हटाया जाना चाहिए। और मजिस्ट्रियल जांच उसी सिस्टम के एक अफसर से इसका कोई मतलब नहीं है। हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में सिटिंग जज से जांच करवाई जानी चाहिए
और इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि इस समय भी वहां पूरा पुलिसिया तांडव, पुलिसिया हिंसा चल रही है। लोगों को घरों से दौड़ा दौड़ा करके पुलिस मार रही है, महिला पुरुष का कोई भेद नहीं किया जा रहा। तो सबको एक ही थैली में तौलने की जो ये कोशिश है और एक तरह से पूरे समुदाय को इस तरह से अपराधी बनाने की जो कोशिश है, जो पहले दिन डीएम का नोटिफिकेशन आया, उस नोटिफिकेशन से ही ये नहीं, उसमें इस तरह की आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल हुआ। तो अभी जो ये उत्पीड़नात्मक कार्रवाई है, हमारी ये मांग है कि उस उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगे। इस तरह से बिल्कुल पूरे एक समुदाय को निशाना बनाने की कोशिश बिना ये जाने हुए कि कौन असल अपराधी है कौन नहीं है, तो ये कोशिश निंदनीय है। हम फिर ये अपील करते हैं कि शांति बहाल की जाए, लोगों के साथ वार्ता की जाए और इस पूरे प्रकरण के लिए जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई की। उत्तराखंड के हल्द्वानी वनभूलपुरा आगजनी प्रकरण को लेकर जहां हल्द्वानी में कर्फ्यू के साथ साथ धारा 144 लागू कर दी गई है, तो वहीं हल्द्वानी से सटे पड़ोसी जनपद उधम सिंह नगर में हाई अलर्ट जारी कर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है। जसपुर को भी पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। शहर में जगह जगह सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। वहीं जनपद के बॉर्डर पर भी चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जसपुर में एसपी क्राइम चंद्रशेखर घोड़के ने बताया कि हल्द्वानी में जो घटना हुई है उसके बाद उधम सिंह नगर में अलर्ट जारी किया गया था। तब से लेकर आज तक जगह जगह सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। बॉर्डर पर भी लगातार चेकिंग की जा रही है और सेंसिटिव जगह पर पुलिस के जवान मुस्तैद हैं। किसी भी प्रकार की शांति व्यवस्था को लेकर कोई बाधा उत्पन्न करता है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जो घटना हुई उसके बाद जो है उधम सिंह नगर पुलिस ने तुरंत अलर्ट इसमें जारी किया था। सभी थानों में हमने एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट भी किया था और उस समय से लगातार जो है आज तक आप देख पा रहे हैं जगह जगह पे हमने पिकेट्स लगवाई हैं, रेगुलर गश्त चल रही है, बॉर्डर चेकिंग हम कर रहे हैं। जैसे आप जसपुर में भी देख पा रहे हैं, अलग अलग सेंसिटिव जगहों पे हमने कल भी और आज भी ड्यूटियां लगाई हुई हैं जो मुस्तैद है। किसी भी प्रकार की शांति व्यवस्था को अगर कोई बाधा उत्पन्न करता है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए हम तत्पर हैं। तो हम पूरी तरीके से अलर्ट हैं और मेरा यही संदेश है कि शांति व्यवस्था बनाए रखने में हमारा सहयोग करें। अगर कोई भी ऐसे तत्व शांति व्यवस्था में बाधा डालने की कोशिश करते हैं तो उन पर हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। आगे बढ़ते हैं। चमोली के पोखरी के 40 से अधिक गांव के जनप्रतिनिधियों ने एक सूत्रीय मांग धोतीधार मोटर मार्ग को लेकर पोखरी में विशाल रैली निकाली है। धोतीधार मोटर मार्ग निर्माण में हो रही देरी को लेकर जनप्रतिनिधियों व क्षेत्रीय लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ विरोध प्रदर्शन कर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। जनप्रतिनिधि ने उपजिलाधिकारी कमलेश मेहता को सड़क निर्माण में हो रही देरी को लेकर ज्ञापन भी दिया है। प्रधान संघ के ब्लॉक अध्यक्ष धीरेन्द्र राणा और ब्लॉक प्रमुख प्रीति भंडारी ने कहा, सड़क निर्माण को लेकिन कई बार शासन प्रशासन को लिखित रूप में दिया गया है, लेकिन अभी तक मार्ग के निर्माण को लेकर कोई कदम नहीं उठाया गया है। सरकार की उदासीनता के कारण उन्हें अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू करना पड़ा। ग्रामीण धमकी दी है कि अगर सड़क निर्माण का कार्य नहीं हुआ तो वह लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। मोबाइल कंपनी की फाइबर लाइन बिछा रहे 3 मजदूर 11 केवी विद्युत लाइन की चपेट में आने से झुलस गए। घटना टिहरी के जौनपुर ब्लॉक के भवान से 5 किलोमीटर दूर भाल गांव की है, जहां पर जियो फाइबर लाइन का कार्य कर रहे मजदूर पोल का खड़ा कर रहे थे तो तभी पोल अनियंत्रित होकर अचानक पास से जो जा रही 11 केवी विद्युत लाइन को स्पर्श कर गया, जिससे पोल से करंट फैल गया और 3 मजदूर करंट लगने से झुलस गए। तीनों मजदूरों को 108 की सहायता से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शतयूड़ पहुंचाया गया। 2 मजदूरों की हालत गंभीर बताई जा रही है। मेहताबुद्दीन जी, ये देखो हम काम कर रहे थे तो खंबा खड़ा कर रहे थे कि खंबा खड़ा करते थोड़ा खंबा जो है वो बाहर गया, तार के साथ अटैच हो गया, तो उसकी वजह से जो इनको करंट लगा। रुक करते हैं अगली खबर का। देहरादून में आशारोडी के करीब ट्रक और ट्रैक्टर ट्रॉली के बीच भीषण टक्कर हुई। हादसे में ट्रक चालक समेत 2 लोग घायल हुए हैं। इस हादसे की सूचना मिलते पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल को अस्पताल पहुंचाया। ट्रैक्टर ट्रॉली के सड़क पर पलटने के कारण करीब 3 घंटे तक सड़क पर जाम लग गया, जिससे वाहन चालकों सहित यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे की जांच शुरू की है।
इंडिया अलायंस के नेताओं के प्रतिनिधिमंडल द्वारा उत्तराखंड के राज्यपाल को हल्द्वानी हिंसा की न्यायिक जांच कराने की मांग को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि कांग्रेस हर तरीके से राजनीति कर रही है। कोई भी मुद्दा हो कांग्रेस उस पर राजनीति करती है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें किसी कांग्रेस को न तो किसी जान से मतलब और न ही किसी हिंसा से, उन्हें तो बस अपनी डूबती नैया को पार लगाने के लिए राजनीति करनी है। अब राजनीति कर रही है का क्या मतलब हुआ? कांग्रेस तो हर चीज़ों में राजनीति ही करती चली आ रही है। इनको असल में एक कहावत है इनके लिए कि ये हर चीज़ को कैंसिल प्रथा इनके यहाँ चल रही है कि कोई भी अच्छी चीज़ होती है या कोई भी बात होती है तो ये कैंसिल प्रथा की तरफ चले जाते हैं। तो जिस तरीके से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी लगातार उस हल्द्वानी बनभूलपुरा कांड में निगरानी बनाए हुए हैं। आपने ये भी देखा होगा कि मुख्यमंत्री जी कल वहाँ पहुँचे भी हैं, घायलों का हाल चाल भी जाना। उन्होंने सख्त हिदायत भी दी है कि किसी प्रकार से दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। तो इनकी ये जो प्रक्रिया हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी की, वो ये साबित करती है कि वो किसी भी प्रकार से ढीला ढिलाई नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो कांग्रेस के लोग हैं वो हर चीज़ में राजनीति करते नजर आते हैं, क्योंकि इनकी डूबती नैया को किसी भी तरीके से इन्हें पार लगाना, इनको किसी की जान से, इससे, उससे, किसी भी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। इनको सिर्फ मतलब यह है कि इनकी राजनीतिक रोटी कहां तक सीख सकती है और कैसी सीख सकती है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव एवं नवनियुक्त उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के देहरादून आगमन पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। कार्यालय पहुंची कुमारी शैलजा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों के साथ साथ वो प्रदेश के हालात का जायजा लेने आई हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश प्रभारी ने उम्मीदवारों की जो पहली सूची तैयार की है उसे पार्टी की केंद्रीय स्क्रीनिंग कमेटी में रखा जाएगा। उसके बाद सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में विचार किया जाएगा। कमेटी द्वारा विचार करने और सर्वे के इलेक्शन कमेटी प्रत्याशियों पर निर्णय लेगी। बढ़ते आगे, उत्तराखंड में नशे का काला कारोबार अब अपनी जड़ें फैला रहा है। दूसरे राज्यों के तस्कर अब देवभूमि में अपने नशे का कारोबार बढ़ा रहे हैं। इस काले कारोबार को खत्म करने के लिए पुलिस महकमा और प्रशासन एक्शन मोड में है। प्रदेश में नशे का काला कारोबार कर रहे अपराधियों के विरुद्ध उत्तराखंड पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स की कार्रवाई भी जारी है। एसटीएफ के एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर नशा सप्लाई करने वाले 2 ड्रग डीलर को दबोचा है। आरोपित से 1 किलो 6 ग्राम स्मैक बरामद की गई है, जिसकी कीमत 1 करोड़ तक बताई जा रही है। वहीं आयुष अग्रवाल एसटीएफ ने बताया कि वह स्मैक बरेली से खरीदकर खटीमा में नेपाल की एक पार्टी को बेचना था। गिरफ्तार तस्कर बरेली में अलीगंज के रहने वाले हैं और लंबे समय से स्मैक की तस्करी कर रहे हैं। गिरफ्तारी तस्करों के विरुद्ध एनडीपीएस समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया है। राज्य में जो नशे की समस्या है इसको दूर करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कि पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि पूरी तरह से जो नशा तस्कर हैं इन पर प्रभावी कार्रवाई की जाए। और इसमें एसटीएफ के अंडर भी स्टेट लेवल एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इसमें हमारी 2 टीमें रहती हैं, गढ़वाल में और कुमाऊं में। दोनों टीमों को कल एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। जो हमारी कुमाऊं की टीम है एएनटीएफ की, उनके द्वारा 2 बरेली के तस्करों को गिरफ्तार किया गया है और उनके कब्जे से लगभग 1 किलो से ज़्यादा स्मैक बरामद की गई है, जिसकी अनुमानित कीमत अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 1 करोड़ रुपए से अधिक की है। और एक बहुत बड़ी रिकवरी है पिछले कुछ समय में ये। और इनसे पूछताछ की गई है और जो आगे लिंक्स भी निकल कर आए हैं कि किससे लेकर आ रहे थे और आगे किसको बेचने जा रहे थे। तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन सभी लिंकेजेस पर भी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन करके इनकी प्रॉपर्टी भी, जो भी इलीगल प्रॉपर्टी इन्होंने एक्वायर की है उस सबको जब्त कराया जाएगा। साथ ही एक जो हमारी एएनटीएफ गढ़वालगंज बरेली के रहने वाले हैं और वहीं के लोकल किसी मैन्युफैक्चरर से लेकर आए थे जाके वहाँ पर लोकल में बन रही थी, और जो इनके द्वारा बताया गया कि इसको नेपाल में सप्लाई किया जाना था। तो जो ट्रांजिट रूट था वहाँ पर खटीमा में इसको पकड़ा गया। देखिए, इनसे जो पूछताछ की गई है अभी तक पूर्व में कभी पकड़े नहीं गए हैं, लेकिन पिछले काफ़ी सालों से इस प्रकार का जो व्यापार कर रहे थे नशे का, और पूर्व में कई बार इस तरह की सप्लाईज कर चुके हैं, लेकिन ये पहली बार पकड़े गए हैं। जैसे मैंने बताया कि इनसे पूछताछ में कुछ और नाम भी सामने आए हैं और जल्द ही उन पर भी कार्रवाई की जाए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।